लाल सागर में जो अभी हाल ही में जहाजों पर हमले हो रहे हैं ना। हाँ, वो तो काफी गंभीर वैश्विक मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल, और उसकी वजह से पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब पूरी तरह से चरमरा गई है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चीन दुनिया भर के बाजारों में अपने सस्ते केमिकल्स की डंपिंग कर रहा है। जिससे प्राइसिंग पर या कीमतों पर बहुत भारी दबाव बना हुआ है। सही कहा। और अगर भारतीय परिदृश्य में देखें तो सरकार के नए लेबर कोड में जो बदलाव हुए हैं उसकी वजह से कंपनियों पर अचानक से खर्च बढ़ गया है। जी बिल्कुल। और सामान्य तौर पर किसी भी व्यवसाय के लिए ऐसे झटके उसकी बैलेंस शीट को डुबाने के लिए काफी होते हैं। मतलब मुनाफा तो दूर की बात है, सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऐसे समय में कंपनियां बस किसी तरह टिके रहना चाहती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ठीक इसी मुश्किल माहौल के बीच एक कंपनी ने अपने पिछले 14 तिमाहियों का यानी लगभग 3.5 साल का सबसे बड़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सुनना सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। मतलब जब कच्चे माल की आवाजाही इतनी अनिश्चित हो और बाजार में सस्ता माल भरा पड़ा हो, हाँ, तब ऐसा रिकॉर्ड प्रदर्शन करना ये बताता है कि कंपनी केवल हवा के रुख के साथ नहीं बह रही है, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की एक बहुत ही मजबूत दिशा तय कर ली है। एकदम सही। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। आज की चर्चा में हमारा फोकस है जुबिलेंट इंग्रेविया के Q4 FY26 के असाधारण वित्तीय प्रदर्शन पर। बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है ये। बिल्कुल। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि इस विश्लेषण के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें कंपनी के अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स, उनकी विस्तृत इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और स्क्रीनर्स से लिए गए वित्तीय आंकड़े शामिल हैं। सही है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इस कंपनी ने 1179 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया। और मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक वित्तीय रिपोर्ट की बात नहीं है। ये समझने का एक शानदार मौका है कि कैसे सप्लाई चेन में सुधार और सही मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज किसी भी व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। बिल्कुल। और जो भी लोग व्यवसाय या निवेश की दुनिया को समझने की इच्छा रखते हैं उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि वैश्विक संकटों के बावजूद कंपनी ऐसा रिकॉर्ड कैसे बना सकती है। हाँ, ये कॉर्पोरेट रेजिलियंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस आंकड़े से शुरुआत करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है, रेवेन्यू का उछाल। जी। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि Q4 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 12% बढ़कर 1179 करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले 14 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि ये 12% की ग्रोथ मुख्य रूप से 10% वॉल्यूम विस्तार या वॉल्यूम एक्सपेंशन से आई है। और यही वो सबसे महत्वपूर्ण मेट्रिक है जिसे हमें समझना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर कोई कंपनी केवल अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर अपना रेवेन्यू बढ़ाती है, तो ग्रोथ अक्सर खोखली होती है। हाँ, वो तो बस महंगाई या इन्फ्लेशन है। लेकिन जब वॉल्यूम 10% बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी वास्तव में अधिक उत्पाद बेच रही है और नए बाजार हासिल कर रही है। एकदम सही बात है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि यह वॉल्यूम ग्रोथ ऐसे समय में आई है जब चीन से मूल्य निर्धारण का बहुत कड़ा दबाव है। मतलब जब आपका कॉम्पिटिटर बाजार में आधी कीमत पर सामान उतार रहा हो, तब आप सिर्फ कीमतें बढ़ाकर रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल नहीं। आपको अपने ग्राहकों को कुछ ऐसी वैल्यू देनी होती है कि वे आप ही का माल खरीदें। जुबिलेंट इंग्रेविया का ये 10% वॉल्यूम ग्रोथ हासिल करना ये साबित करता है कि उन्होंने ग्राहकों का वो भरोसा जीता है। हाँ, और ये भविष्य के लिए कितनी मजबूत नींव है। मैं इसे ऐसे सोच रही थी कि ये ऐसा है जैसे एक बेकरी सिर्फ अपने केक की कीमत बढ़ाकर मुनाफा नहीं कमा रही है, बल्कि असल में हर दिन ज्यादा केक बेच रही है। अरे बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और यही वॉल्यूम ग्रोथ भविष्य की ऑपरेशनल स्केलेबिलिटी के लिए एक ठोस उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करती है। मतलब जब आपके पास ग्राहकों का एक बड़ा बेस होता है तो अगर कल को कीमतें स्थिर भी हो जाएं, आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। शेयर धारकों के लिए स्केलेबिलिटी का यही असली मतलब है। सही कहा। लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि ये विकास आ किन क्षेत्रों से रहा है। जी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम उनके प्रमुख बिजनेस सेगमेंट्स को देखें
तो स्पेशलिटी केमिकल्स उनका सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। इसका रेवेन्यू करीब 516 करोड़ रुपए रहा है। हाँ, 516 करोड़। और इसका ईबीडीएम मार्जिन शानदार 27% पर है। इसमें मुख्य रूप से फार्मा और एग्रो सीडीएमओ में भारी विस्तार देखा गया है। बिल्कुल। मैं यहाँ थोड़ा सा सीडीएमओ को स्पष्ट करना चाहूंगी। सीडीएमओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जी। इसे आप बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए एक घोस्ट किचन की तरह समझ सकते हैं। मतलब रेसिपी और ब्रांड नाम दुनिया के किसी बहुत बड़ी फार्मा कंपनी का होगा, लेकिन उस जटिल केमिकल को असल में बनाने का काम जुबिलेंट इंग्रेविया कर रही है। ये घोस्ट किचन वाला उदाहरण सच में बहुत अच्छा है। और इसी वजह से स्पेशलिटी केमिकल्स में 27% का मार्जिन कोई संयोग नहीं है। जब आप दुनिया की टॉप फार्मा कंपनियों के साथ इनोवेशन पार्टनर के तौर पर काम करते हैं, तो वो सिर्फ एक सस्ता सप्लायर नहीं ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, वो क्वालिटी और भरोसा ढूंढते हैं। बिल्कुल। वे आईपी की सुरक्षा देखते हैं और इस भरोसे का ही वो प्रीमियम चुकाते हैं जो हमें इन हाई मार्जिन्स में दिखाई दे रहा है। सही है। और इसके अलावा उनका जो न्यूट्रिशन सेगमेंट है उसने भी 21% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। जी, न्यूट्रिशन बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, इसमें मुख्य रूप से नियासिनामाइड, जिसे विटामिन B3 कहते हैं, और कुलीन की मांग से ये ग्रोथ आई है। उन्होंने हाल ही में रेमेडिक्स नाम की कंपनी का अधिग्रहण भी किया है, जिसने न्यूट्रिशन सेगमेंट में उनकी ग्लोबल लीडरशिप को और मजबूत किया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है और मैं थोड़ी असहमति भी जताना चाहूंगी। बताइए। देखिए, अगर स्पेशलिटी और न्यूट्रिशन इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो उनका पारंपरिक केमिकल इंटरमीडिएट्स का बिजनेस है, क्या वो कंपनी के लिए एक बोझ या कहें डेड वेट नहीं बन गया है? खासकर तब जब चीन से इतना कड़ा कंपटीशन मिल रहा हो। एक तरफ आप एडवांस R&D कर रहे हैं और दूसरी तरफ कमोडिटी केमिकल्स बेच रहे हैं। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है आपने। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो कंपनी का मैनेजमेंट भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। अच्छा। हाँ, और इसीलिए मैनेजमेंट अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल रहा है। उन्होंने एक पिनिकल जर्नी की शुरुआत की है। पिनिकल जर्नी? जी। इस रणनीति के तहत वो पारंपरिक केमिकल इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव से खुद को अलग कर रहे हैं। अब उनका फोकस फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, न्यूट्रिशन और सबसे हैरान करने वाली बात सेमीकंडक्टर R&D पर केंद्रित हो गया है। रुको 1 मिनट। सेमीकंडक्टर R&D एक केमिकल कंपनी के लिए, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। वे ग्रेटर नोएडा में एक पूरी तरह से नई सेमीकंडक्टर R&D लैब बना रहे हैं। क्योंकि देखिए, सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत ही अल्ट्रा प्योर केमिकल्स लगते हैं। वो सामान्य ड्रम वाले केमिकल्स नहीं होते। एकदम सही। ये मॉलिक्यूल्स की इंजीनियरिंग है। तो मैनेजमेंट की रणनीति साफ है कि FY26 से FY27 के बीच वे इन हाई वैल्यू सेगमेंट्स पर फोकस करेंगे और कमोडिटी केमिकल से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। तो मतलब ये जो 10% का वॉल्यूम विस्तार है वो इसी नई दिशा का नतीजा है। बिल्कुल। वे उन प्रोडक्ट्स पर दाव लगा रहे हैं जहां उनका ग्लोबल मार्केट में एक तरह का एकाधिकार हो सके। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब रेवेन्यू बढ़ाना और नए सेगमेंट में जाना एक बात है, लेकिन खर्चों और नए नियमों के बीच मुनाफे को बनाए रखना एक अलग ही चुनौती है। हाँ, असली खेल तो प्रॉफिटेबिलिटी का ही है। बिल्कुल। और हमारे सोर्सेज के मुताबिक भारतीय श्रम संहिता या इंडियन लेबर कोड में जो नए बदलाव हुए हैं उसके कारण कंपनी को 13 करोड़ रुपए का अचानक से अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। जी, ये एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी झटका था। हाँ, और सामान्य गणित तो यही कहता है कि अगर 13 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आ जाए तो मुनाफा गिरना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद उनका PAT यानी नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर 86 करोड़ हो गया और उनका EBITDA मार्जिन 15% पर बिल्कुल स्थिर रहा। ये सच में हैरान करने वाला था। मैं वही सोच रही थी। मतलब 13 करोड़ का फटका लगने के बावजूद 15% का स्थिर मार्जिन, ये आखिर कैसे संभव हुआ? देखिए, इस पहेली का जवाब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में छिपा है। अगर हम ऐतिहासिक इंडस्ट्री परफॉर्मेंस की बात करें तो जब भी लेबर कॉस्ट बढ़ती है, केमिकल कंपनियों के मार्जिन तुरंत गिर जाते हैं। हाँ, ये तो हमने हमेशा देखा है। लेकिन जुबिलेंट के अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि उन्होंने 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की लीन सेविंग्स हासिल की हैं। अरे वाह, 120 करोड़ की बचत! जी हाँ,
और यही वो 120 करोड़ की लीन सेविंग्स हैं जिसने उस 13 करोड़ के लेबर कोस्ट वाले झटके को आसानी से सोख लिया। ये लीन सेविंग्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए कारखाने के फर्श पर 120 करोड़ बचाना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके लिए बहुत माइक्रो लेवल पर काम करना पड़ता है। हाँ, मतलब उन्होंने निश्चित रूप से अपनी ऊर्जा की खपत कम की होगी, शायद पुराने बॉयलर्स बदले होंगे और लॉजिस्टिक्स की लागत को बेहतर तरीके से नेगोशिएट किया होगा। और कच्चे माल की बर्बादी को भी कम किया होगा। सही बात है। जब आप हर छोटी बड़ी बर्बादी को रोकते हैं तब जाकर इतने बड़े पैमाने पर पैसे बचते हैं। और इससे साबित होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट नियामक बदलावों या रेगुलेटरी शिफ्ट्स को संभालने में कितना कुशल है। वो सिर्फ बिक्री नहीं बढ़ा रहे, वो अपने ऑपरेशंस को अंदर से बहुत मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो चुस्ती है ना, वो सिर्फ ऑपरेशंस तक सीमित नहीं है। अगर हम देखें तो मुनाफे को असल कैश में कैसे बदला जा रहा है, इसका जवाब कंपनी की सप्लाई चेन और वर्किंग कैपिटल में छिपा है। हाँ, कैश फ्लो ही किसी बिजनेस का असली सच होता है। बिल्कुल। मैं इसे एक और एनालॉजी से समझना चाहूंगी। जी बताइए। अगर किसी कंपनी का कैश इन्वेंट्री या गोदाम में फंसा है तो वो एक जाम पड़े पाइप की तरह है, जिसमें पानी रुक गया हो। हाँ, तो वर्किंग कैपिटल के दिन कम करना उस पाइप को साफ करने जैसा है, जिससे कैश फ्लो तेजी से बहने लगता है। और जुबिलेंट के मामले में ये पाइप बहुत तेजी से साफ हुआ है। जी, आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं। उनके वर्किंग कैपिटल के दिन जो पहले 29.4 दिन थे, वो अब घटकर सिर्फ 22 दिन रह गए हैं। और अगर हम इन्वेंट्री डेज की बात करें तो वो आंकड़ा तो और भी ज्यादा प्रभावशाली है। हाँ, वो भी बताइए। मार्च 2021 में कंपनी के पास 601 दिनों की इन्वेंट्री थी। रुको, 601 दिन? मतलब लगभग 1.25 साल का माल गोदाम में पड़ा था। जी बिल्कुल, उनका पैसा बुरी तरह से फंसा हुआ था। लेकिन अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ये घटकर सिर्फ 140 दिन रह गया है। बाप रे, 601 से सीधा 140? हाँ। और इसके पीछे उनकी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में किए गए बेहद सटीक बदलाव हैं। उन्होंने डिमांड फोरकास्टिंग को सुधारा और डेड स्टॉक को खत्म किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो अब सिर्फ 55 दिन पर आ गया है। 55 दिन? हाँ। मतलब माल खरीदने से लेकर पैसा बैंक में आने तक सिर्फ 55 दिन। ये सच में एक सप्लाई चेन मास्टर क्लास है। और वो भी ऐसे समय में जब मिडल ईस्ट के तनाव के कारण पूरी दुनिया की लॉजिस्टिक्स चरमराई हुई है। हाँ, लाल सागर का संकट। बिल्कुल। और इसके बावजूद कंपनी का ये कहना कि उनके यहाँ कोई फोर्स मेजॉर नहीं लगा, उनके जीरो प्रोडक्शन लॉस को दिखाता है। मैं यहाँ श्रोताओं के लिए फोर्स मेजॉर का मतलब थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जी प्लीज। फोर्स मेजॉर एक लीगल क्लॉज होता है। जब कोई अप्रत्याशित घटना जैसे युद्ध या महामारी आ जाए तो कंपनियां कह सकती हैं कि हम माल डिलीवर नहीं कर सकते और हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हाँ, जिसे एक्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं। बिल्कुल। तो कई ग्लोबल कंपनियों ने लाल सागर संकट में इसका इस्तेमाल किया, लेकिन जुबिलेंट ने नहीं किया। और यही बात उन्हें ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद पार्टनर बनाती है। उनकी सप्लाई चेन इतनी मजबूत थी कि ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसका सीधा असर उनके कैश फ्लो पे पड़ा है, क्योंकि जब आपका पैसा इन्वेंट्री में नहीं फंसा होता तो आप अपने कर्ज कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी का नतीजा है कि उनका नेट डेट टू ईबिटा रेशियो घटकर 0.99x पर आ गया है, जो कि बहुत ही हेल्दी माना जाता है। एकदम। और इसी मजबूत बैलेंस शीट की वजह से वे बिना ज्यादा कर्ज लिए अपना विस्तार कर पा रहे हैं। तो जब कंपनी का कैश फ्लो और मुनाफा इतना मजबूत है तो शेयर बाजार और बड़े निवेशकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? शेयर बाजार के आंकड़े बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां कर रहे हैं। वो कैसे? अगर हम संस्थागत निवेशकों यानी DIS की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बहुत तेजी से बढ़ाई है। मुझे याद है मार्च 2021 में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 1.31%। बिल्कुल। और अब नवीनतम तिमाहियों में ये बढ़कर लगभग 24.76% हो गई है। अरे वाह, करीब 25%। ये तो एक बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और जब देश के बड़े म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां किसी कंपनी का 1/4 हिस्सा खरीद लें तो ये बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद एक बहुत बड़ा सिग्नल है। मेरा भी यही सवाल है कि ये संस्थागत निवेशक इतने आश्वस्त क्यों हैं? मतलब वो ऐसा क्या देख रहे हैं जो शायद आम रिटेल इन्वेस्टर मिस कर रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का कैपिटल एलोकेशन और R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर उनका भारी खर्च। वो जो नई लैब बना रहे हैं। हाँ, देखिए,
अभी कंपनी के पास 100 से अधिक R&D प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और इन प्रोजेक्ट्स का जो संभावित बाजार मूल्य है वो करीब 3,400 करोड़ रुपए आंका गया है। 3,400 करोड़। ये तो भविष्य के रेवेन्यू की एक बहुत बड़ी गारंटी है। बिल्कुल। बड़े निवेशक यही देखते हैं कि आज किया गया R&D का खर्च कल के फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को ड्राइव करेगा। और शेयर धारकों के लिए इसका क्या मतलब है? शेयर धारकों के लिए इसका मतलब है लगातार और सुरक्षित डिविडेंड। कंपनी लगातार लगभग 29.6% का शानदार डिविडेंड पे आउट दे रही है जी, जो कि FY 26 में करीब 5 रुपए प्रति शेयर रहा जी। तो ये जो हाई R&D खर्च है वो अंततः शेयर धारकों के लिए डिविडेंड को सुरक्षित रखने का ही काम करता है। ये काफी लॉजिकल है। और अगर हम उनकी तुलना बाकी केमिकल कंपनियों से करें, अगर आप पीयर कंपैरिजन करें तो पिडिलाइट या नवीन फ्लोरीन जैसे दिग्गजों के बीच जुबिलेंट इंग्रेडिया अपनी एक बहुत मजबूत और अलग जगह बना रही है। बिल्कुल। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं तो हमने देखा कि कैसे जुबिलेंट इंग्रेविया ने सिर्फ 10% वॉल्यूम ग्रोथ के जरिए 14 तिमाहियों का रिकॉर्ड 1179 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया जी। उन्होंने लेबर कोड के 13 करोड़ रुपए के झटके को झेला, अपनी सप्लाई चेन को चुस्त बनाकर इन्वेंट्री डेज को 140 पर लाया और इसी वजह से DIIs का भरोसा जीता। बिल्कुल। और मैनेजमेंट की जो आगे की योजना है वो भी बहुत स्पष्ट है, फार्मा, एग्रो और न्यूट्रिशन विस्तार के जरिए खुद को आगे ले जाना। हाँ, ये एक बहुत ही सॉलिड रोड मैप है। तो इस विस्तृत चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए, जुबिलेंट इंग्रेविया जैसी कंपनियां ग्लोबल प्राइसिंग वॉर और मार्जिन के दबाव से बचने के लिए आज फार्मा, न्यूट्रिशन और यहाँ तक के सेमीकंडक्टर R&D की ओर रुख कर रही हैं। जो कि पारंपरिक केमिकल बिजनेस से बहुत अलग है। हाँ, तो क्या आने वाले दशक में एक शुद्ध ट्रेडिशनल केमिकल कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या हर बड़ी केमिकल कंपनी को जिंदा रहने और ग्रो करने के लिए अंततः एक साइंस और रिसर्च हब बनना ही पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इनोवेशन ही अब सर्वाइवल की इकलौती कुंजी है। एकदम सही। तो इस दिलचस्प विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और नई जानकारियों की खोज में लगे रहें।